Hello students, myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance PCCP Division. Today I am here to discuss about few NTSC questions that have been come in the past years. The chapter is Sectors of Indian Economy, class 10 from the economics section. Let's start the questions. First question is, which is the most appropriate answer for the classification of sectors into प्राइवेट एंड पब्लिक? अब ये आपका कहाँ पर आया था? हरियाणा एनटीएससी के अंदर आपका आ चुका है, ठीक है. विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर्स ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज, ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. तो हम आपका पब्लिक और प्राइवेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि पब्लिक हैं, जैसे कि आपका हम अगर बात करें BHEL की बात कर लें, ONGC की बात कर लें. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट है, आपकी जियो की बात कर लेते हैं हम, ठीक है. आपका इसके अलावा हम बात कर सकते हैं JK टायर की बात कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं. तो कैसे पता लगाते हैं कि कोई कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है? क्या कोई इसके पीछे क्राइटेरिया बनाया गया है? कैसे पता लगाते हैं? आपका 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स जिसके पास हैं वो उस कंपनी की ओनरशिप क्लेम कर सकता है, पहली बात तो. बट यहाँ पर हमसे पूछा गया एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या बेस रहता है. तो अपना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, ओनरशिप किसके पास है. ओनरशिप की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स जिस ग्रुप के पास हैं, जिस पर्सन के पास है, जिस ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की ओनरशिप को क्लेम कर सकते हैं. तो एक अच्छा क्वेश्चन जो कि NTSC स्टेज 1 के अंदर पूछा गया. आइए सेकंड सवाल जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, उसके ऊपर अपन आएंगे अब. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? तो आपका जब ये चैप्टर आप पढ़ते हो तो आपको 3 सेक्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और बेटा टर्चरी, ठीक है. अब यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की हम जब बात करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे जब आप किसी गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ सकता है. माइनिंग की बात कर दें अपन, कल्टीवेशन जब कर रहे हैं. सेकेंडरी सेक्टर जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम फैक्ट्री में आपका किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को जब हम प्राइमरी सेक्टर से लाए तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के अंदर. फॉर एग्जांपल शुगर केन लेकर के आए आप फैक्ट्री में, उससे आपने शुगर बनाई, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा. इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, बदलाव आ रहा है, उसके फाइनल जो उसका आउटपुट रहेगा. और टर्चरी आपका सर्विस सेक्टर है, आपका जहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो. आपका जो फैक्ट्री के अंदर गुड्स बने उनको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो. आपका जो टीचर एक सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, देयर कैन बी सो मेनी ऑफ एग्जांपल्स इन द टर्चरी सेक्टर. तो हमने एक बेसिक पढ़ लिया पहले, क्योंकि जब इस चैप्टर से सवाल बनता है NTSC स्टेज 1 के अंदर, या इस चैप्टर से जब सवाल बनता है तो आपका कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने वाले सवाल कई बार जो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. तो हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले अपना. स्पेसिफिकली जो आपका NCERT में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए. बट ये हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ NCERT में पता हो, हमें अगर कोई कंसेप्ट क्लियर है तो उसके अलावा भी कोई अगर एग्जाम्पल आता है तो अपन अपना लॉजिक लगा करके वहाँ पे इजी वे में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एक्टिविटी किस कैटेगरी के अंदर आ रही होगी. चलिए अपने सवाल पर आते हैं वापस से अपन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? गिविंग लोन टू द फार्मर्स, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी टू द ग्रेन्स और कल्टिवेटिंग शुगर केन, ठीक है. तो अपन को अब यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेज में जो काम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है आपका, आप शुगर केन को कल्टीवेट कर रहे हो. मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा. स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपका सर्विस सेक्टर में आ जाएगा. आपका मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा. गिविंग लोन टू द फार्मर्स, अब ये तो बैंक अगर लोन दे रहा है तो ये किस में आ जाएगा? आपका सर्विस सेक्टर में आ जाएगा. हो गया सवाल अपना दूसरा.
चलिए थर्ड पे आते हैं अपना, प्राइवेट सेक्टर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू, ठीक है, प्रोवाइड बेनिफिट टू पब्लिक, प्रोवाइड बेनिफिट टू गवर्नमेंट, अर्न प्रॉफिट और सर्व द पीपल। आपका प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक में अगर बात मैं करूं तो रेलवेज की बात कर लेता हूं, और प्राइवेट में बात अगर मैं करूं तो आपका यहाँ पे मैं BSNL की बात भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जियो की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एयरटेल की बात कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि दो हमारे पास रेलवेज की हम बात कर लें या BSNL की बात कर लें तो दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड जियो और एयरटेल की बात करें तो दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज और एंटरप्राइजेस। दोनों का मोटिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो है ही सही, जब आप कोई काम कर रहे हो तो प्रॉफिट तो आना ही चाहिए, बट आपका कहीं ना कहीं जब यहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की PSUs की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लोगों तक वो सर्विसेज एक कंसेशनल रेट पर पहुंचे। आज अगर अपन रेलवेज की बात करें तो आपके जो फेयर प्राइजेज रहते हैं, जो टिकट का जो किराया लगता है रेलवे में आपका ट्रेवल करने का, वो कम ही रखती है गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो उसमें भी फिर अलग अलग सेक्शंस बना दिए रेलवेज में, कई करोड़ कई हजार करोड़ का घाटा है, बट उसका ये मतलब नहीं रहा कि एकदम से वो सारा घाटा हम लोगों से रिकवर कर लिया जाए। बट अगर अपन प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उनका एक जो प्राइमरी मोटिव रहता है वो प्रॉफिट कमाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, अब आपका सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दो टर्म्स हम क्लियर कर लें। सोशलिस्ट इकोनॉमीज या सोशलिस्ट आपका ऐसी कंट्रीज जो सोशलिज्म को फॉलो कर रही हैं, आप 9th क्लास में पढ़ करके आए थे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। समाजवाद, आप प्रॉपर्टी जो है लोगों के बीच में बांटना चालू करो, जो प्रॉफिट आ रहा है लोगों के बीच में बांटना चालू करो, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप और रिसोर्सेज की, वो अपने हिसाब से फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। कैपिटलिस्ट हम देखें, आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आप 10th क्लास में पढ़ते हो, वहाँ कहीं ना कहीं आपने को इसका कनेक्शन देखने को मिलता है कि कैसे आपका USA के अंदर खूब सारा जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, फैक्ट्रीज बनाई गई, हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल आता है हमारा, तो दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, तो कहीं ना कहीं हमारा अपने आप आंसर कहाँ जा रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा था कि कैसे हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट कार प्लांट के अंदर आपका वो पूरा मास प्रोडक्शन का काम चालू कर दिया था। आंसर अपना निकल करके आ गया क्या, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कहाँ पर आया था, मध्य प्रदेश में। कब आया था, 2014 में। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कई बार आपका इसके ऊपर डिबेट्स होती रहती हैं। अपने फार्मर्स के लिए अभी गवर्नमेंट कुछ लॉज भी लेकर के आई थी जो उनको वापस लेने पड़ गए। आपका कई बार रबी और खरीफ के जो सीजन्स रहते हैं उस टाइम पे अखबारों में MSP को लेकर के आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, तो आप अगर पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आती होगी कि होता क्या है ये MSP, ठीक है। जिन लोगों के कहीं ना कहीं पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कल्टीवेशन एग्रीकल्चर इसके अंदर कनेक्टेड है तो उन्हें तो पता होगा, बाकी लोगों को अपन अभी बता देंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर डायरेक्टली बन रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब होता क्या है MSP, आइए देखते हैं। आपका किसान ने कोई प्रोडक्ट कल्टीवेट कर लिया है, मार्केट में वो सेल होने के लिए तैयार है। MSP का मतलब ये है कि आपका एक मिनिमम प्राइस तो हम इसकी सरकार क्या कर लेती है, पहले ही तय कर देती है। एक मिनिमम प्राइस सरकार पहले ही तय कर लेती है कि ये XYZ जो प्राइस है ये इस क्रॉप की आपको मिलेगी ही सही, मिलेगी आपको इस क्रॉप की इतनी प्राइस। अगर आपका मार्केट में आपको ये प्राइस नहीं मिल रही है, आपको कम प्राइस मिल रही है, तो आप हमें कर दो सेल, हम आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है। क्यों लेकर के आए अपन ये चीज, क्योंकि कई बार देखा कि जो किसान का लागत आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 किलो गेहूं कल्टीवेट किए, करीब करीब अगर 50,000 रुपये अपन मान लेते हैं कि वो उतना उसको मिलना चाहिए था, बट वो 40,000 में ही बेच करके आ गया, तो उसको 10,000 का लॉस हुआ है।
इन सब चीज़ों से फार्मर्स को बचाने के लिए हमने एमएसपी इंट्रोड्यूस करी और एक अच्छा कदम है सरकार का, किसानों को इससे बहुत फायदा होता है। आगे देखते हैं, सवाल आया था आपका वापस से एमपी के अंदर ये वाला। नाउ एक अच्छा क्वेश्चन आया निकल करके, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में आपके पास है डेयरी फार्मिंग, इंश्योरेंस, प्रोडक्शन ऑफ शुगर, लैंड एंड कैपिटल। कॉलम 2 में आपके पास है सेकेंडरी सेक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी और टर्चरी। मैच द फॉलोइंग है, सिंपल सा बात है। डेयरी फार्मिंग कहाँ पर आ सकती है भैया, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ सकती है। इंश्योरेंस कहाँ पर आ सकता है, आपका टर्चरी सेक्टर में आ सकता है। आपका प्रोडक्शन ऑफ शुगर किस में चल जाएगा, सेकेंडरी में। लैंड एंड कैपिटल कहाँ पर आता है, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, कनेक्ट करो। सोशल साइंस में आप अगर चीज़ों को कनेक्ट करके चलोगे, चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट करके चलोगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी भी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका अब जो 4 ऑप्शन है आइए देख लेते हैं अपना कहाँ पर इसका आंसर फिट बैठ रहा है। डेयरी फार्मिंग आपका टर्चरी सेक्टर, और सॉरी डेयरी फार्मिंग किस पे आएगा, प्राइमरी सेक्टर पे। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे अपना अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच इंडस्ट्री डज नॉट बिलोंग टू पब्लिक सेक्टर। तो देख रहे हैं अपन अभी तक जो सवाल पढ़े, या तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे सवाल आ रहे हैं, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पे आपके सवाल बन रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट, BHEL, ONGC, एलेम्बिक। एक सवाल मेरा आप लोगों से यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONGC, आपको बताना है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पता करना है कि ONGC की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा आप पता करना नालको की फुल फॉर्म क्या होती है, हिंडाल्को की फुल फॉर्म क्या होती है, बाल्को की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या है ये सब, हिंडाल्को, नालको, बाल्को, पता करना। जब अपन तैयारी कर ही रहे हैं NTSC के लिए, क्वेश्चंस को अपन स्क्रॉल कर ही रहे हैं, तो तैयारी जमकर होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ये भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसके अंदर शेयर है। BHEL की बात करें तो यहाँ पर भी है। एलेम्बिक की बात करें तो ये आपका गवर्नमेंट का शेयर नहीं रहेगा, ये तो आपका मेडिसिन से संबंधित एक कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी एलेम्बिक, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और ONGC तो सरकारी उपक्रम है ही सही, ये आपका गुजरात में आया था। ठीक है, सवाल Which one of the following has benefited least because of globalization in India? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, अपना पूरा एक चैप्टर है 10th क्लास में, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आप जब उस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पर भी आपको उसका फायदा मिल जाएगा। जब हम अलग अलग कंट्रीज में अपना ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है भाई, सवाल को अच्छे से पढ़ना है अपने को। सबसे कम फायदा ग्लोबलाइजेशन का किस सेक्टर को पहुंचा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब जब अपन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ रहे हैं, या जब अपन ने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा, तो हमें देखने को मिला कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उतना कुछ वहां पर हमें इसका फायदा नहीं मिल पाया व्हेन वी कंपेयर टू सर्विस, सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर्विस सेक्टर में तो खूब फायदा मिला है, आपका पूरा एक ब्लॉक दे रखा है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, कैसे आपका लंदन से दिल्ली में मैगजीन वाला वो एक आर्टिकल है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, खूब आपका इनोवेशन, टेक्निक्स, नई नई मशीन्स आ रही हैं, तो आंसर क्या बैठ जाएगा आपका यहाँ पे 8th का ए। ये कहाँ पर आया था भैया, हरियाणा में आया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा 2005, आपका मनरेगा भी बोलते हैं। गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर आपका 100 दिन का रोजगार लोगों को दिया जाता है। क्या आपको पता है कि राजस्थान में आपका शहरों में भी इस प्रकार की एक योजना चालू हो चुकी है, राजस्थान में शहरों में भी इस प्रकार की एक योजना चालू हो चुकी है। आपको उसका नाम बताना है, पता करना है। अब ये शहरों तक भी आ रहा है, रोजगार की बात करें तो गांव में या शहर में दोनों में ही लोगों को मिलना चाहिए, क्यों ना शहरों में भी चालू किया जाए। तो राजस्थान में चालू हो चुका है ये वाला काम,
आपको पता करना है उस स्कीम का नाम क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह पर है, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं क्या ऑप्शन है आपके पास। टू कंट्रोल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ रूरल इंडिया, to provide 100 days employment in a year by the government, to control the flow of money from private sector to public sector, to increase the production in primary sector, to control the unorganized sector in rural India। नहीं साहब, आपका यहाँ तो एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार हम दे दें, आपका जिस जगह वो रहते हैं उसी के आसपास के एरिया में। तो अपन जब चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो अपने को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है और डायरेक्ट जो अपने को लग रहा है ऑप्शन, वो क्या आ रहा है यहाँ पे, बी, ठीक है। आपका यहाँ पर अगर अपन मनरेगा की बात करें, क्या होता है साहब मनरेगा, यहाँ पर आपका एक कार्ड बन जाता है, जॉब कार्ड बन जाता है। आपको गांव के अंदर अलग अलग काम करवाए जाते हैं, जैसे कि कुआं खोदना है, स्कूल की दीवार बनानी है, ठीक है, आपका कहीं पे पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिपेयरिंग का कार्य है, ये सब वर्क दिए जाते हैं, ठीक है। आपका गारंटीड है कि 100 दिन आपको वेजेस मिलेंगे ही सही। अगर काम पहले पूरा हो जाता है तब भी आपको वेजेस मिलेंगी। कितनी वेजेस मिलेंगी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन। अब 10th क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इन 2001? 64%, 58%, 52% और 74%। अब ये डेटा जो है वो 2001 का दे रखा है। अगर आप आज की बात करें तो आपको आज 2017-18 का डेटा आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। भाई अपन तो ठीक है, उस टाइम पे सवाल आया था एनटीएससी स्टेज 1 में, तो अपन को एक आइडिया लग गया कि ऐसा सवाल आएगा। बट अब जो सवाल बनेगा वो तो आज के डेटा से बनेगा। तो आज के डेटा से अगर अपन ग्राफ वगैरह देखते हैं तो नियर अबाउट 48% के आसपास वो फैक्टर देखने को मिलेगा। बट अगर अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ तो 64% आंसर आपका बेटर है, ठीक है। बट आप अगर देखोगे, आप आज का एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके अंदर जो ग्राफ्स बने हुए हैं उसके अंदर आप अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो लगभग 48% के आसपास वो डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें अपडेटेड भी रहना है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पुराना है तो वो डेटा उस टाइम का ठीक है, बट आज की बात को अपन उसको कनेक्ट कर लें कि आज क्या डेटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर? लॉयर किस में आएगा साहब? सर्विस सेक्टर में। वकील, ठीक है। डॉक्टर किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में। कई बच्चों को बनना होगा डॉक्टर, कई बच्चों को लॉयर बनना होगा। किसी को गार्डनर बनना है क्या? बता दो कमेंट के अंदर, गार्डनर बनना है किसी को? प्रीस्ट, प्रीस्ट भी क्या करता है आपका? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ऑटोमेटिकली आपका गार्डनर किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। कहां आया था ये सवाल? चंडीगढ़ में आया था। In terms of GDP, the share of tertiary sector in 2003 is, पंजाब में आया सवाल ये। चलो, between 20 to 30%, between 40 to 50%, between 50 to 60% और between 30 to 40%, between 50 to 60%। अब हमें ये भी चीज देखने को मिल रही है कि आपका एनटीएससी में डेटा बेस्ड सवाल भी आते हैं। तो अपने को जब अपन ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एनटीएससी के सवाल, तो साथ साथ ये चीज भी एनालाइज करते हुए चलनी है कि एनटीएससी में आपके कहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो डेटा पे वो लगातार सवाल पूछ रहा है, तो इसलिए हमें अपनी एनसीईआरटी में जो डेटा दे रखे हैं, जो आपको केस स्टडी दे रखी हैं, जो आपको ब्लॉक्स दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप अपने उसी के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों से ज़्यादा बेटर आपका पेपर दे करके आ पाओगे, क्योंकि आप क्विकली क्या कर पाओगे? ग्रेस्प कर पाओगे, रिकैप कर लोगे अलग अलग जो डेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ टर्चरी सेक्टर? माइनिंग किस में आता है साहब? प्राइमरी में। टूरिज्म किस में आता है? सर्विस में। डेयरी किस में आता है आपका? प्राइमरी में। एग्रीकल्चर किस में आता है आपका? प्राइमरी में। तो ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, तो आपका सर्विस में हो जाएगा टूरिज्म। कब आया था? राजस्थान में आया था ये सवाल। 14, विद डेवलपमेंट इन इंडिया इन प्रोडक्शन सेक्टर द इंपॉर्टेंस ऑफ विच सेक्टर इज इंक्रीज्ड? अब प्रोडक्शन सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसका आपका क्या हुआ है? इंपॉर्टेंस बढ़ी है।
तो आप इसके अंदर लॉजिक लगाएं, आपका जब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको सप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है फैक्ट्रीज के अंदर, पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। आपको उन गुड्स को टाइम रहते हुए आपको कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना है। अगर आप ओवरसीज ट्रेड कर रहे हो तो वहां भी भेजना है। तो जब आपका प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टर्चरी सेक्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो भी ग्रो करेगा। ऑप्शंस में आपके पास 4 चीज़ें हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्चरी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? टर्चरी सेक्टर। आइए अगले सवाल पर आते हैं। विच एक्टिविटीज कम अंडर द टर्चरी सेक्टर? तो हम, ये हमारा आखिरी सवाल है, हम इस कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि पब्लिक और प्राइवेट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। एक और आपका इस चैप्टर में आप पढ़ते हो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। आपका जो डेटा दे रखा है बुक के अंदर वहां से सवाल बन रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं है, अपने पास 3-4 ऐसे टॉपिक निकल करके आए कि हमें इनको तो पक्का करके जाना है जब हम पेपर देंगे। तो आइए देखते हैं अब इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर बैठेगा। किसमें आता है? टर्चरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, डेयरी और बैंक। डेयरी आ गया प्राइमरी में, बैंक, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री। फैक्ट्री आपका किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में। बैंक, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। बैंक, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। तो ये आपका आंसर बन सकता है, बट आपको पहले डी देखना पड़ेगा। जब भी आप पेपर दे रहे हैं तो चारों ऑप्शंस पूरा आराम से देखो, तब जाके कंक्लूजन पे निकलो। फैक्ट्री, फिशरी और डेयरी, ये डेयरी आ गया अपना किसमें? प्राइमरी में। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 15th का बी। टर्चरी सेक्टर में आपका जो आ रहे हैं वो बी के अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, बैंक, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। तो हमने आज आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ पे जीडीपी के बारे में आपको पता पड़ता है, उसके एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मैंने डिस्कस करे। आई होप आपको इन क्वेश्चंस के बाद एक अनुमान लग गया होगा कि पेपर में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको इस आज के वीडियो के साथ एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।